हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्र बाय चांसर। कैसे आप सभी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चीज़ें कवर की थी उनमें से न्यूमेरिकल खास करके ज़्यादा थे, ठीक है। बाकी इससे पहले जो आपका लेक्चर था उन सभी में कॉन्सेप्ट थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ना, और वेक्टर फॉर्म में कैसे हम कूलॉम्स लॉ को लिखते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी बातें हम लोगों ने पहले कवर कर ली है, ठीक है। अब केवल और केवल हमें क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका सीखना, कैसे क्वेश्चन हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमने जो इससे पहले लेक्चर था उसमें बेसिक बातें की थी। बाकी जो न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड होगा आज की डेट में काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि नीट लेवल पर तो न्यूमेरिकल आपको बेसिक मिलने हैं। रही बात आईआईटी, तो आईआईटी में जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें बिना मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल आना पॉसिबल नहीं है। मैकेनिक्स वहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट हम लोग नहीं करते, ठीक है। एक मिनट, ये चार्ज की हुई मास m है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि लेंथ तो सेम है दोनों धागे की, इन चार्ज के बीच के गए पार हैं, तो यहाँ पे जाकर ये फाइनली रुक गए, ठीक है। इधर की तरफ क्या लगा होगा, इन पे रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा। यहाँ पे एक टेंशन आया होगा, चूंकि धागे में एक टेंशन आएगा। अच्छा, जो चार्ज है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, बार फोर्स लग रहा होगा चार्ज की वजह से, और जो वेट होगा वो mg नीचे लग रहा होगा, ठीक है। अब इस टेंशन का ये जो कंपोनेंट है इसको क्या कहा जाएगा, t cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा इसका, बोलो, ये बनेगा t sin थीटा। अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पे जो t cos थीटा है, अगर साम्यावस्था की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो t cos थीटा mg बैलेंस करेगा, t sin थीटा f को। तो हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम t cos थीटा क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा, और t sin थीटा क्या करेगा, ये बैलेंस करेगा रिपल्सिव फोर्स को। और अगर इनको डिवाइड किया जाए तो फाइनली यहाँ से देखो tan थीटा बनेगा सेकंड बाई फर्स्ट करने पे, ठीक है। हमने क्या किया, सेकंड बाई फर्स्ट किया है, तो sin थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा मतलब कि बन जाएगा f बाई mg। अब देखो ये बात तो तुम्हें याद रखना है कि चार्ज भले ही डिफरेंट हो, लेकिन चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दोनों पर बराबर होता है। तो जो F है, ये F केवल ऐसा नहीं कि चार्ज ने इस पर F अप्लाई किया या इसने उस पर कुछ और फोर्स अप्लाई किया, दोनों पर बराबर और अपोजिट फोर्स लगता है। ये बात हम पहले जान चुके हैं। तो इस F से इस थीटा का कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रही बात। फाइनली जब हम मास डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट मास करने पर जो tan थीटा है, ये tan थीटा मास के रेसिप्रोकल होगा। मतलब कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा वो पार्टिकल इस वर्टिकल लाइन से कम एंगल डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब इसी में देखो, तुम्हें क्वेश्चन हम ये बना के दे दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो पार्टिकल फाइनली साम्यावस्था में आ चुके हैं, और इसमें जो है एक साथ हम 2-3 के डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, चार्ज Q1 Q2 है और मास इनका सेम है, ठीक है। चार्ज Q1 ने साम्यावस्था पर θ1 एंगल बनाया, चार्ज Q2 ने θ2, ठीक है। ये पहला केस हो गया। एक केस और बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये M1 है, चार्ज इस पे सेम रखो चाहे डिफरेंट रखो। ये चार्ज Q2 है, मास M2 है, ये एंगल बना θ1, ये एंगल बना θ2, ठीक है। तो मैं बताना कि θ1 θ2 का इन दोनों केस का रिलेशन क्या होगा।
ये पहली बात तो इस कॉन्सेप्ट को आप सीखो कि tan थीटा जो होगा एफ बाई एम जी के बराबर होगा, tan थीटा एफ बाई एम जी के बराबर होगा, ठीक है। चलो इन दोनों केस का आंसर बोलो। पहले केस का आंसर क्या होगा, थीटा वन बराबर थीटा टू, बिल्कुल सही आंसर है। देखो tan थीटा डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, बट इन दोनों चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स बराबर होगा, ठीक है। इधर इस पर एफ लग रहा होगा, इधर इस पर एफ लग रहा होगा, बाकी नीचे एम जी, और एम जी में एम दोनों का सेम, मतलब कि tan थीटा दोनों का सेम। फाइनली इस केस का आंसर क्या बनेगा, इस केस का आंसर आएगा थीटा वन बराबर थीटा टू। ये इस केस का आंसर है, थीटा वन बराबर थीटा टू। अब इस केस में देखो चार्ज डिफरेंट है बट मास भी डिफरेंट है इस केस का, तो थीटा वन थीटा टू का रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है कि थीटा डिपेंड्स ऑन मास, तो मास का रिलेशन यहाँ पर देना पड़ेगा, ये जो m1 m2 इनका रिलेशन देना पड़ेगा, मतलब कि m1 m2 से कम है, ज़्यादा है, बराबर है। अगर वैसी पॉसिबिलिटी, वैसी मतलब जो है कंपेरिजन दिया है तो उसके भी यहाँ पर हम थीटा वन थीटा टू बता सकते हैं। अब तुम ये बताओ, अगर हमको ये चीज़ नहीं दी है कि m1 m2 से कम, m1 m2 से ज़्यादा है या बराबर है, तो हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, पहला आंसर थीटा वन बराबर थीटा टू भी हो सकता है, ठीक है। थीटा वन बराबर थीटा टू ये तब होगा जब m1 बराबर m2, पहला पॉसिबल आंसर, ये ऑप्शन नहीं, पहला पॉसिबल आंसर है, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि थीटा वन लेस देन थीटा टू, ये तब पॉसिबल है जब m1 मोर देन m2 होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि थीटा वन मोर देन थीटा टू, और ये तब होगा जब m1 का वैल्यू m2 से कम होगा। तो अगर m1 m2 का रिलेशन नहीं दिया तो उसके भी यहाँ पर आप आंसर ये नहीं लिख सकते कि थीटा वन थीटा टू से कम होगा, ज़्यादा होगा, ये तभी हम कह सकते हैं जब m1 m2 का रिलेशन दिया हो, ठीक है। चार्ज डिफरेंट रखो, चार्ज सेम रखो, थीटा चार्ज पर नहीं डिपेंड करेगा, थीटा डिपेंड करेगा मास पे। समझ में आ रही बात, क्योंकि जो एफ आएगा, एफ दोनों के लिए सेम आएगा, एफ दोनों के लिए सेम आएगा, बस क्या डिफरेंट होगा दोनों के लिए, मास। समझ में आ रही बात, और अगर मास सेम है तो आंसर थीटा वन बराबर थीटा टू, मास डिफरेंट है, थीटा वन बराबर थीटा टू नहीं होगा, इतना आप छापो। और इसी से मिलता जुलता एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जो नीट प्लस आईटी दोनों के लिए होगा। चलिए इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखना, किसी ना किसी किताब में तुमको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो मिल सकते हैं उनको हम कहेंगे, बाकी जो नहीं मिलेंगे हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको और कहीं मिलने वाले नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको वर्डिंग आपको हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे दो चार्ज हैं और इन दोनों चार्ज को हमने पहले एयर में हैंग किया, फिर इन दोनों चार्ज को हमने स्फेरिकल बॉडी पर चार्ज थे, ठीक है, दो स्फीयर थे जिनका चार्ज और मास आपस में इक्वल था। ये क्वेश्चन की वर्डिंग थे, चार्ज एंड मास आप बोथ स्फीयर आर इक्वल, ठीक है। तो अगर मास सेम है तो फाइनली यहाँ पे थीटा और ये थीटा सेम होगा, ठीक है। तो चार्ज इस पे क्यू है, मास m है, चार्ज क्यू मास m। क्वेश्चन ये बना इस पे, यदि इन्हीं चार्जेस को, स्फेरिकल बॉडी को जिन पे चार्ज है, इनको अगर हम लिक्विड में डुबा दें, लिक्विड वर्ड आते ही आपके माइंड में एक चीज़ बिल्कुल आनी तय है और वो है बायंसी। जैसे हमने कहा लिक्विड के अंदर अगर बॉडी है मतलब वहाँ पर बायंसी आना तय, ठीक है, बायंसी आएगी। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे आपने इन दोनों चार्ज को लिक्विड में डुबाया तो वर्टिकल से जो एंगल एयर में बना था, यहाँ पर एंगल थीटा दोनों के लिए सेम था, यहाँ पर भी क्वेश्चन में था कि थीटा दोनों का आज भी वर्टिकल से सेम है, जबकि इन दोनों को हमने लिक्विड के भीतर रखा है, इन दोनों को हमने कहाँ रखा, लिक्विड के भीतर, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिक्विड के भीतर रखा।
डाटा जो गिवन था, क्वेश्चन की वर्डिंग काफ़ी बड़ी थी कि दो स्फेरिकल बॉडी जिन पे चार्ज और मास इक्वल, इनको हमने एयर में हैंग किया, तो एट इक्विलिब्रियम बोथ द चार्ज डिफ्लेक्ट विद वर्टिकल एट एन एंगल थीटा, ठीक है। और व्हेन द बोथ द स्फेरिकल बॉडी डिप इन लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन अगेन द चार्ज पार्टिकल्स या देन अगेन द स्फेरिकल बॉडी मेंटेन एंगल थीटा विद वर्टिकल, मतलब वर्टिकल एंगल यहाँ पर मेंटेन किया थीटा, यहाँ पर भी एंगल थीटा, जबकि ये दोनों कहाँ पर है, लिक्विड के भीतर। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड आउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, फाइंड आउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये बात हो रही है एयर में और ये बात हो रही है लिक्विड में, ठीक है, इन लिक्विड। तुम्हें ये बताना है कि मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लिक्विड का, उसका वैल्यू कितना होगा। अब जो डाटा गिवन था उसी डाटा के टर्म्स में आपको आंसर लाने थे। तो डाटा यहाँ पर ये दिया था हमें, पहला दिया था जो स्फेरिकल बॉडी है इनका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये गिवन था रो, ठीक है। और दूसरा दिया था डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ये था सिग्मा, ठीक है। और ये बात तुम जानते हो कि बॉडी लिक्विड के भीतर तभी डूबेगी जब बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा। क्वेश्चन की कहानी समझ में आई। एयर में हैंग किया, धागे से बांधकर, थीटा डिग्री पर दोनों इक्विलिब्रियम पे थे। इनको फिर से हमने कहाँ पे डुबाया, लिक्विड में। लिक्विड में डुबाने पर दोनों फिर से थीटा डिग्री पर ही आकर के रुके। लिक्विड ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन लिक्विड के कुछ ना कुछ करने के बाद भी वर्टिकल एंगल उस एयर में और वर्टिकल एंगल लिक्विड के भीतर दोनों का सेम था। तो जो लिक्विड यहाँ पर आपने लिया है, इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, ये हमसे पूछा है। तो बेसिक सी बात यह है कि यहाँ पर जब लिक्विड के भीतर बॉडी गई होगी, अच्छा ये चीज़ आप नोट कर लेना। चलिए यहाँ पे आप समझो चीज़ को। वेट बॉडी का नीचे लग रहा होगा mg, ऐसे रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा साम्य अवस्था पर, देखो एफ नेट 0 होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स बाहर लग रहा होगा। ऐसे यहाँ पर टेंशन टी आया होगा इस टी का। अभी हमने इसका कैलकुलेशन किया था, इस टी का ये जो टुकड़ा था इसको आपने कहा था टी कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट को हमने क्या कहा था, टी साइन थीटा, ठीक है। पहले हम एयर की बात करें कि साम्य अवस्था पर क्या हुआ था। तो साम्य अवस्था पर ये हुआ था कि जो एफ था उसको किसने बैलेंस किया था, टी साइन थीटा, या टी साइन थीटा ने बैलेंस किया एफ को, और टी कॉस थीटा ने बैलेंस किया डब्ल्यू को। और इनको डिवाइड करने पर ये बना था टेन थीटा बराबर एफ बाई डब्ल्यू, ठीक। ये बात कहाँ पे हो रही थी, एयर में। जब आप लिक्विड के भीतर ले गए तो लिक्विड के भीतर ले जाने पे देखो जो वेट है ड्यू टू बायंसी ये कम हो जाएगा, तो हमने इसको डब्ल्यू लिखा या डब्ल्यू डैश लिखेंगे, बोलो बायंसी ऊपर लग रहा होगा। अब जो नेट वेट नीचे आपको दिखेगा वो डब्ल्यू डैश, ठीक है। ये डब्ल्यू डैश कितना होगा, डब्ल्यू माइनस बी होगा पहली बात, ठीक है। अच्छा जो रिपल्सिव फोर्स था पहले वो एफ था, लेकिन जैसे मीडियम आया इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स कम हो गया होगा, उसका वैल्यू हमने मान लिया एफ डैश। और हम जानते हैं कि जब मीडियम कंप्लीट फिल होता है तो उस केस में जो एफ होता है एयर का और एफ डैश होता है मीडियम का, वो उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, एफ बाई के। एयर में लगने वाला बल अगर एफ है तो मीडियम में लगने वाला फोर्स एफ बाई के हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा यहाँ पे देखो फिर से हम ये टेंशन हम टी डैश, अच्छा टेंशन यहाँ पे सेम नहीं होगा, टेंशन यहाँ पे टी डैश का ये जो कंपोनेंट आएगा टी डैश, चूंकि एंगल थीटा है, टी डैश कॉस थीटा, इधर क्या बनेगा टी डैश साइन थीटा। बट इतना तामझाम नहीं करना। देखो फाइनली यहाँ पर जो टेन थीटा है इस केस का और इस केस का टेन थीटा इक्वल है, और टेन थीटा हम देख रहे हैं टेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तुम टेंशन वेंशन कंसीडर करो, जब आप डिवाइड करो फाइनली यहाँ पर एफ बाई डब्ल्यू आएगा, बात अलग यहाँ पर एफ डैश बाई डब्ल्यू डैश आएगा। तो लिक्विड का टेन थीटा लिखा जाएगा एफ डैश बाई डब्ल्यू डैश।
ये बात अलग है, टेंशन तुमसे पूछा जा सकता है। टेंशन का कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे कि अगर एयर में टेंशन T है, लिक्विड में T डैश है, तो इनका आपस का रिलेशन क्या होगा। चलो अब ये बताओ, देखो टेन थीटा दोनों केस का इक्वल है क्या? टेन थीटा दोनों केस का इक्वल है, तो आप इक्वेट कर लो। टेन थीटा लिक्विड, टेन थीटा एयर, इन दोनों का मामला बराबर है। तो एफ डैश बाई डब्ल्यू डैश बराबर किसके होगा? एफ बाई डब्ल्यू के। एफ डैश कितना देखो यहाँ से, एफ बाई के, तो आप इसको लिखोगे एफ बाई के, और डब्ल्यू डैश देखो यहाँ से क्या मिल रहा तुमको? डब्ल्यू माइनस बी मिल रहा। अच्छा, एफ बाई डब्ल्यू, एफ से एफ खत्म हो जाएगा, हमें के फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से जो के है वो के आप इस साइड लाओ, तो फाइनली के बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो कर रहे हैं कैलकुलेशन, के बराबर मिलेगा तुमको डब्ल्यू बाई में डब्ल्यू माइनस बी, ये मिलेगा। अब इसमें में थोड़ा सा कलाकारी करनी है, ठीक है। डब्ल्यू बराबर क्या लिखना तुमको? डब्ल्यू बराबर लिखना है डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। बाई में सेम चीज़ आप लिखोगे, सिग्मा वी जी माइनस बाई से क्या होता है? डेंसिटी वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ये हम सब पहले जानते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो के जो आएगा, ठीक है, के यहाँ पर हम लिख रहे हैं, के बराबर क्या लिखें? देखो ऊपर नीचे वी जी कैंसिल आउट, सिग्मा बाई में क्या मिलेगा? सिग्मा माइनस रो, ये के का कैलकुलेशन हो गया। और तुम्हें बात पहले से याद रखनी चाहिए कि जो के होता है किसी भी माध्यम का एक से अधिक होता है। तो अब ये बात हम पहले जानते हैं कि बॉडी लिक्विड के भीतर तब जाएगी जब बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सिग्मा माइनस रो का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सिग्मा रो से ज़्यादा होगा, ठीक है, सिग्मा रो से ज़्यादा होगा। आपको एक डाटा लेके हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। ये डाटा हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिग्मा क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा क्वेश्चन में जो गिवन था उसका वैल्यू हमने मान लिया 1.6 ग्राम पर सीसी, ठीक है, और रो हमने मान लिया है 0.8 ग्राम पर सीसी, ये मान लिया। तो के का वैल्यू कितना होगा? अगर ये डाटा हम आपको दे दें डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड का, तो इसके हिसाब से के का वैल्यू कितना आएगा? देखो सिग्मा तुम्हें रखना 1.6 और बाई में 1.6 माइनस 0.8, सॉल्व करें इसको, देखो के बराबर 2 आएगा यहाँ से। तो ये क्वेश्चन जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कम बट मैकेनिक्स ज़्यादा था। मैकेनिक्स में भी फ्लूइड मैकेनिक्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना पहले आप छाप लो इसमें। छाप लिया इसको। चलिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। जैसे देखो मैकेनिक्स से ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक तो, ये मान लिया कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो ये कॉर्नर वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक हमने चार्ज रख दिया Q1, ये चार्ज है Q1, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर यहाँ चार्ज रखा Q2, ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है हमने मान लिया इनिशियल R है, गैप यहाँ पे इनके बीच का R, ठीक है। चार्ज Q2 और इसका मास जो है ना वो M मान लिया गया है। अब इनिशियल देखो ये दोनों चार्ज रुके हुए हैं और ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर के, दोनों का नेचर सेम है। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 0। जैसे हमने इनको रिलीज़ किया तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि इन पर जो चार्ज कैसा है, धनात्मक आवेश है,
और धनात्मक आवेश का मतलब कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो हमसे पूछा कि जब चार्ज Q2 Q1 से R0 दूरी पर है, चार्ज Q2 Q1 से R0 दूरी पर है, तब इसका वेग कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है चार्ज Q1 एंड Q2 इनिशियल at rest at a separation of r. Now the charge Q2 and Q1 are released from rest. Q2 is moving away from Q1. Find out velocity of Q2 when Q2 is present at a distance of r0 from the Q1 charge. मतलब कि जब Q2 चार्ज Q1 से r0 डिस्टेंस पर है तब Q2 की रफ्तार कितनी है। ठीक है, अच्छा ये बात हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है दो चार्ज के बीच का, वो क्या होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हम पहले जानते हैं। अब जैसे देखो Q2 Q1 से दूर जाएगा तो R का वैल्यू बढ़ेगा, R बढ़ा मतलब फोर्स क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। अब फोर्स यहाँ पे लगातार वेरी करेगा, और हम जानते हैं न्यूटन साहब ने एक बात हमको बताई थी कि बल जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अगर बल यहाँ पे घटा मतलब एक्सेलरेशन भी यहाँ पे घटेगा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा है, वेरिएबल। क्या करना पड़ेगा तुमको, इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमको इंटीग्रेशन, क्योंकि चीज़ें कैसे यहाँ पे वेरिएबल है। तो आप देखो एक छोटा एलिमेंट आप चूज कर लो, पाथ जैसे हमने मान लिया इस पूरे पाथ का ये कोई पॉइंट है, जब चार्ज Q2 Q1 से x दूरी पर बैठा, चार्ज Q2 Q1 से x दूरी पर बैठा है। ठीक है, ये जो एलिमेंट हमने मान लिया इसका थिकनेस है dx, और इसको कवर करने में जो टाइम लगा होगा इसको dt, क्योंकि चार्ज ऐसे भाग रहा बाहर। जब चार्ज बाहर भागेगा तो एक छोटे छोटे पार्ट में हमने पूरे पाथ को तोड़ लिया। ठीक है, ये जो पाथ है dx, यहाँ से आप तोड़ना शुरू करो, ऐसे dx तोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो और x की बात करें तो जैसे ये वाला dx यहाँ पे रखोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, r होगा, और जैसे ये dx का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, dx यहाँ पे आप सोचोगे dx जैसे यहाँ पे आपने रखा तो x का वैल्यू कितना हो गया, r0। तो x यहाँ पर एक तरह से कांस्टेंट एक वेरिएबल है, वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, r से लेके r0। समझ में आ रही बात। चलो इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा ऐसे बाहर लग रहा होगा। ठीक है, इससे एक तो एक्सेलरेशन आया होगा। सबसे पहले इस टाइम पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसका वैल्यू क्या लिखा जाए, कि Q1 Q2 और बाई में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर कितना है, वो x स्क्वायर। यही बल क्या देगा, यही बल क्या देगा, Q2 को एक्सेलरेशन। तो फाइनली F बराबर क्या लिखा जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखा जाए, K Q1 Q2 बाई में x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम dv अपॉन dt लिखते हैं, बट आप इसको dx से गुणा करो, dx से भाग दे दो, तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जो ये वाला dx अपॉन dt है ये बनेगा हमारा v। तो फाइनली यहाँ से देखो फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा m इंटू वी इंटू डी वी। राइट हैंड साइड क्या लिखा जाए बोलो, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जो एक तो डी एक्स यहाँ पर बचा है इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और आप ये दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर लो इसको। अब जब x का वैल्यू हमारे पास r है तब v का वैल्यू कितना था, 0। जब x का वैल्यू r0 है तब v का वैल्यू हमने मान लिया v है। ठीक है, चलो बताओ v को आप इंटीग्रेट करो, क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 बनेगा। राइट हैंड साइड देखो क्या लिखा जाए, K Q1 Q2 और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, बायोलॉजी और मैथ वाले दोनों बच्चे समझिएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस का 1 बाई एक्स बन जाएगा। लिमिट यहाँ पर बनेगी R2 R0। ठीक है, देखो ये लिखा जाएगा इसको mv स्क्वायर बाई 2 K Q1 Q2 1 बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिखा जाएगा, माइनस का 1 बाई R0 माइनस 1 बाई R। ठीक है, ये माइनस साइन अंदर भेजो, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे mv स्क्वायर बाई 2
बराबर की Q1 Q2, देखो ये प्लस है तो इसको पहले लिख लो 1/r माइनस 1/r0। तो यहाँ से V जो मिलेगा हमको वो मिलेगा 2k Q1 Q2 बाई m इंटू 1/r माइनस 1/r0 ये बनेगा, और इस पूरे का अंडर रूट। ये एक तरीका ये है हमारे पास। इसको करने के हमारे पास दो तरीके थे। पहला तरीका एनलेम काइनेमेटिक्स के हेल्प से हमने किया, दूसरा तरीका हमारे पास वर्क एनर्जी पावर, उससे भी हम इसी क्वेश्चन को 2 लाइन में आंसर लाएंगे। समझ में आ रही बात? तो आप तरीका दोनों सीखो, इसमें काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दोनों का रिवीजन होगा, और जो वर्क एनर्जी पावर है उसमें भी तुम्हें चैप्टर को रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक छाप लो, इसको छाप लिया। चलो, जो सेकंड मेथड हमारे पास है उस सेकंड मेथड में तुम्हें मुश्किल से 2 लाइन लिखना है। उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या? ग्रेविटेशन आप पढ़ रखे हो तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए। ग्रेविटेशन में ये बात बताई गई थी कि जैसे मान लो 2 पार्टिकल है, एक का मास m1 था, एक का मास m2 था, सेपरेशन आ रहे, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला क्या होता है बोलो? माइनस जी m1 m2 और बाई में r होता है। यहीं पर अगर हम चार्ज मान लेते हैं, 2 चार्ज है Q1 Q2 r दूरी पे, तो अब इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो बनेगी कि Q1 Q2 बाई r। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब ये चीज़ समझो कि यहाँ पर जब ये चार्ज Q2 था, चार्ज Q1 था, इनिशियल क्या थे? रुके हुए, मतलब इनके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। जैसे जैसे चार्ज Q2 Q1 से दूर जाएगा तो चार्ज Q2 की यहाँ पे रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। रफ्तार बढ़ने का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरा एनर्जी घट रहा होगा, क्योंकि इनिशियल सिस्टम के पास कोई भी क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अब इसको रिलीज करने पर काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी बढ़ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं दूसरा एनर्जी घट रहा होगा। तो दूसरी एनर्जी है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ना, ये क्या है? हाफ mv²। ये है क्या चीज़? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये वाली जो चीज़ है ना, इनडायरेक्टली इसको कहा जाता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि इस चीज़ को लिखने के लिए तुम्हें ये सब लिखना पड़ा। काइनेमेटिक्स भी आखिरी में देखो, इसको कहा जाए गेन इन काइनेटिक एनर्जी, को कहा जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब तुम्हें एक ही लाइन में आंसर लाना है। तुम्हें लिखना है गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस का मतलब देखो, गेन का मतलब होता है इनिशियल, गेन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और लॉस का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो गेन का मतलब कि अंतिम है कितना? हाफ mv²। प्रारंभिक कितना? इनिशियल कितना? 0। अब तुम्हें लॉस लिखना है। लॉस का मतलब इनिशियल कितना है बोलो? ये कि Q1 Q2 बाई r माइनस के Q1 Q2 बाई r0। अब इसमें से कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है तुमको, हाफ mv²। यहाँ देखो के Q1 Q2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1/r माइनस 1/r0। देखो सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है, और इतना लिखने के लिए तुम्हें काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये सब इन्वॉल्व करके तब ये चीज़ लिख पा रहे हो, और इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रही बात? तो ये आपके पास सेकंड मेथड था जिसमें तुम एनर्जी मेथड लगा करके मुश्किल से 2 लाइन, देखो ये लाइन हमने लिखना स्टार्ट किया, फाइनल माइनस इनिशियल, एक लाइन और लिखा, तीसरी लाइन में आपका आंसर आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें तुम्हें अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको तुम मुश्किल से 2 से 3 स्टेप में कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो आप ये जो मेथड था इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ये वाला मेथड भी आप नोट करिएगा। नोट कर लिया? चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये तो नीट प्लस आईटी दोनों था, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर आईटी की बात करेंगे, बट सीखने के नाम पर कहा जाए तो बेहतर न्यूमेरिकल, जिसमें बच्चा अगर बढ़िया लेवल का है, चाहे वो नीट को चाहे
IIT का है, दोनों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कोई ऐसे कि जो अभी आपने फिगर देखा उसके जैसा ही फिगर है, बस थोड़ा यहाँ पे चेंज किया जाएगा। चार्ज ये Q2 था, ये चार्ज Q1 था, मास m है। अभी आपने ये जो सरफेस था, ये सरफेस स्मूथ था, हमने आज यहाँ पर रफ मान लिया, ठीक है। और क्वेश्चन आज भी कि चार्ज जो Q1 Q2 इनके बीच इनिशियल सेपरेशन है R, ठीक है। क्वेश्चन फिर से वही निकल के आया कि जो चार्ज Q2 है, चार्ज Q1 है, जब चार्ज Q2 से R0 दूरी पर बैठा होगा तब इसका वेग कितना है, ठीक है। चार्ज Q2 Q1 के बीच का जो गैप है अब कितना है R0, तो इस टाइम पर इसके पास वेलोसिटी कितना है, ठीक है। फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन का पोज करेगा। रिलेटिव मोशन का पोज करने की वजह से जो चार्ज Q1 था पहले 100% लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और जो लॉस था वो 100% कन्वर्ट हुआ था गेन में, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्शन भी एनर्जी को खर्च करेगा, तो खर्चा प्लस जो गेन होगा वो लॉस के बराबर होगा आज के टाइम में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एनर्जी मेथड, कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो उससे भी तुम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लाओगे, ठीक है। और नहीं तो काइनेमेटिक्स तुम्हारे पास जिंदा है। अब इसका जो मैकेनिज्म आप अच्छे समझना, इसमें कई सारे क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि चार्ज Q1 इनिशियल रुका हुआ था जब चार्ज Q2 से R दूरी पर था। चार्ज Q1 का रफ्तार क्या होगा जब चार्ज Q1 Q2 से R0 दूरी पर है, ठीक है। और सरफेस यहाँ पर कैसा रफ है। चलिए इसकी मैकेनिज्म आप समझो। स्टार्टिंग में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कहाँ लग रहा होगा, वो अंदर लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इनसाइड, ठीक है। और जो रिपल्सिव फोर्स है इसको बाहर जो लेके जाना चाहता है, जो लेके जा रहा रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, ज़्यादा होना ही चाहिए, तभी ये चार्ज जो Q1 है इससे दूर जा सकता है, नहीं तो जाएगा ही नहीं। अगर मान लो ये कम है, ये ज़्यादा है, पहले अब तो ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। ये जो अपना वैल्यू है ना इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। समझ में आ रही बात। तो होगा क्या कि अभी जो हमारे पास ये फिगर, इस फिगर में जो कैपिटल F है, कैपिटल F स्मॉल f से ज़्यादा है, ठीक है। तो कैपिटल F समय के साथ, देखो समय के साथ या दूरी के साथ कैपिटल F क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये R बढ़ेगा, F क्या होगा, घटेगा। घटते घटते एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर कैपिटल F बराबर स्मॉल f, कैपिटल F बराबर स्मॉल f। तो कैपिटल F बराबर स्मॉल f का मतलब कि F नेट कितना हो गया, 0। उसी टाइम पर चार्ज Q1 क्या करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा, ठीक है। और उस मैक्सिमम वेलोसिटी भी आप पे चार्ज Q1 उस पॉइंट से आगे जाएगा, बट जब उस पॉइंट से आगे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू दिस रिपल्सिव फोर्स। अभी क्या है कि देखो यहाँ पर जो F है, ठीक है, कैपिटल F अभी क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल राइट हैंड साइड मूव कर रहा मतलब कि कैपिटल F स्मॉल f से ज़्यादा है। अगर कैपिटल F स्मॉल f से ज़्यादा है तो F नेट जो बनेगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f, ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। F नेट का मतलब कि जो नेट ड्राइविंग फोर्स है जो लेके जाना चाहता है उसको हम लोग कहते हैं F नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसमें जो कैपिटल F है किसी स्टैंड पर हम देखो मान लेते हैं कैपिटल F का वैल्यू है कि Q1 Q2 बाई में x स्क्वायर, बस फ्रिक्शन यहाँ पे अलग से आ जाएगा। F का वैल्यू बोलो कितना आएगा, म्यू mg, और A को हम देखो क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं लेकिन डी एक्स ऊपर नीचे गुणा करोगे तो v डी वी बाई डी एक्स, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब ये डी एक्स को आप इस साइड मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या मिलेगा तुमको कि Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एम जी इंटू डी एक्स, और राइट हैंड साइड देखो क्या बचेगा, m इंटू वी इंटू डी वी, और आप इस पूरे को इंटीग्रेट करो 0 से, ये जो हाँ वेलोसिटी 0 से v,
और यहाँ पे देखो इस साइड लिमिट क्या रखा जाए, आर से लेके आर नॉट। अब ये चीज़ हम पहले जानते, देखो ये वाली चीज़ है ना, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आज भी हमारे पास क्या बनेगी, के Q1 Q2 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर नॉट बनेगा। बस यहाँ पर म्यू एम जी इंटू डी एक्स, और म्यू एम जी इंटू डी एक्स में डी एक्स को आप इंटीग्रेट करो, एक्स बनेगा, और लिमिट क्या रखना, आर टू आर नॉट। तो फाइनली यहाँ पे देखो माइनस का म्यू एम जी इंटू आर माइनस आर नॉट, ये बनेगा। और राइट हैंड साइड देखो क्या मिलेगा आपको, एम वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई करो और m से डिवाइड कर लो, तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको, देखो ये मिलेगा 2 के Q1 Q2, ये 2 बाई एम बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा देखो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर नॉट, माइनस क्या लिखा जाए बोलो, म्यू एम जी आर माइनस आर नॉट, ये बचेगा 2 बाई एम, ठीक है। और v लिखना तुमको, तो v बराबर होगा यहाँ से इस पूरे का अंडर रूट, ये फाइनल आंसर बन जाएगा। ये तो काइनेमेटिक्स का मेथड था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मेथड था। मेथड 2 में अप्लाई करना तुमको कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाई ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इनका जो सम होता है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क है कैसा, कांस्टेंट एक वेरिएबल है। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है यहाँ पे, नॉन कंजर्वेटिव बट है तो कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव बट कैसा है, ये वेरिएबल। तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स की बात करोगे, हमें लिखना वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आपके पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, देखो किसी टाइम पर क्या बनेगा, ये के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, ये फोर्स होगा, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, वर्क, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ बन रहा है, बाहर, तो कैसा वर्क हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस हो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर, विस्थापन कहाँ है, बाहर, तो क्या ये वर्क निगेटिव में आएगा, निगेटिव का म्यू इंटू एम जी इंटू विस्थापन। टोटल विस्थापन देखो यहाँ से तक का विस्थापन कितना है, आर नॉट माइनस आर, तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे आर नॉट माइनस आर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल तो है नहीं, तो फाइनली बचेगा दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर, केवल यही बचेगा, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को तुम्हें इंटीग्रेट करना है, ये जो वर्क है बाई कंजर्वेटिव फोर्स ये वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स क्या है, वेरिएबल है, इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया। एक कोई क्या है, फोर्स है, क्या है, विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन क्या होता है, वर्क होता है। तो बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है। अब देखो इस चीज़ को आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेट ही करना पड़ा है ओवरऑल, तो आज की डेट में आप बच नहीं पाओगे, इंटीग्रेशन दोनों केस में करना ही पड़ेगा आपको। तो बनेगा के Q1 Q2 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर नॉट, फाइनली इंटीग्रेट करने पर माइनस म्यू एम जी इंटू आर माइनस आर नॉट, बराबर में देखो क्या लिखोगे तुम, एम बी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। ये फ्रिक्शन ला करके हमने क्वेश्चन कर लिया। अब इसको जे लेवल का न्यूमेरिकल कहा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन में देखो फ्रिक्शन आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गया, काइनेमेटिक्स भी आ गई, वर्क एनर्जी पावर, हालांकि क्वेश्चन का मेथड ये अलग है वो अलग है। तो अगर हम इस मेथड को देखें तो इस मेथड में हमने क्या किया है, वर्क एनर्जी पावर के लिए, ठीक है। हालांकि फ्रिक्शन का भी यहाँ पर थोड़ा रोल है कि फ्रिक्शन होता क्या है, म्यू एम जी होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में नहीं पता है तो तुम ये फार्मूला लिख भी नहीं पाओगे, समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के ये जो जेई वाले न्यूमेरिकल होते हैं इनमें कम से कम मान चलो 2-3 चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि
बिना मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल बनाना संभव नहीं है जी लेवल का। ऐसा नहीं चुटकुला टाइप तुमको दे दिया कि दो चार्ज हैं बराबर इतनी दूरी पर, इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, वैसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, पहले आप इतना छापो। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया। अब इसमें और कितने क्वेश्चन पॉसिबल है वो भी आपको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, पहले जैसे पूछा था आपसे कि जब चार्ज Q1 Q2 से R0 दूरी पर होगा तब इसका वेग कितना होगा। क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाए तुमसे, वह दूरी बताओ जिस दूरी पर चार्ज Q1 पर F0 0 है। फाइंड आउट डिस्टेंस of charge Q1 from charge Q2 at which F0 on charge Q1 will be 0. F0 on charge Q1 will be 0. तो बस करना क्या, तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स को किससे बराबर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से। ये बात तो बिल्कुल तय है, कभी न कभी फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के बराबर ज़रूर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वो एक जैसा अपना व्यवहार रखेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, वो देखो जैसे चार्ज आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो जैसे देखो इसमें हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक। हम ये मान लेते हैं कि ये जो चार्ज Q1 है यहाँ पर इस पर पीछे जो लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स और आगे जो लगा इस पर कैपिटल F, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। बट ये जो दूरी है ना, इसको और नॉट नहीं कहा जाएगा, इसका नाम कुछ हमने मान लिया R मान लेते हैं या X मान लेते हैं, ठीक है, X मान लेते हैं। X दूरी वो दूरी है जहाँ पर इस पर F0 कितना है, F0 कितना है देखो यहाँ पे 0 है। तो जो वेलोसिटी होगी चार्ज की, वो चार्ज की वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम हो जाएगी। तो एक तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q1, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q1। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, उसके लिए देखो तुम्हें एक चीज़ ये करनी है कि जो v का तुम्हारे पास फंक्शन था, v क्या था, वो 2/m, और क्या था इसमें देखो, ये था ये कि Q1 Q2 1/r माइनस 1/r0, ठीक है। अब ये जो R0 है, इसमें देखो इस R0 को हम चेंज करेंगे, क्योंकि R ये जो है ना, ये तो इनिशियल सेपरेशन, बाकी R0 हम क्या रखें, जैसे यहाँ पर देखो x बराबर क्या R0 है, और क्या था यहाँ पर माइनस का म्यू mg इंटू R माइनस R0, ठीक है। ये v का फंक्शन है। इस v के फंक्शन में देखो R0 वेरिएबल है, ये जो R0 है यहाँ पर आज की डेट में वेरिएबल है। इसको तुम एक काम करो, इसको x लिख लो आज के टाइम में, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या डालें इसमें ताकि v का वैल्यू अधिकतम निकल के आए, x का वैल्यू क्या डाला जाए ताकि v का वैल्यू अधिकतम निकल के आए। तो हमें नहीं पता है, तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि x का मान क्या निकल के आएगा। तो देखो F0 यहाँ पर क्या बन रहा है 0, मतलब तुम्हें क्या लिखना है, कैपिटल F बराबर स्मॉल f, ठीक है। कैपिटल F बराबर क्या होगा कि Q1 Q2 बाई x², स्मॉल f क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा म्यू mg बनेगा। तो x का वैल्यू बोलो कितना आएगा यहाँ से, म्यू mg, ये बनेगा k Q1 Q2, और बाई में क्या बनेगा म्यू mg, और इस पूरे का अंडर रूट। जब x का वैल्यू ये डालोगे ना इस वाले इक्वेशन में, तब v का वैल्यू तुम्हें अधिकतम निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन और हो गया कि v का वैल्यू अधिकतम कब होगा, किस दूरी पर होगा। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि चार्ज Q2 v मैक्स है, लेकिन v मैक्स के हिसाब से जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर चार्ज पर जो फोर्स होगा अंदर लग जाएगा, ठीक है। जब फोर्स अंदर लगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होते होते फाइनली कितना हो गई 0। क्वेश्चन एक और पूछेगा तुमसे, फाइंड आउट सेपरेशन ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम चार्ज Q2 एट विच चार्ज Q1 विल रिमेन एट रेस्ट।
ठीक है, चार्ज Q1 जो है वो रुक जाएगा। या तो ऐसे पूछेगा तुमसे, फाइंड आउट मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज Q1, मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है कि इनिशियल जो ये R था, अब इसके बाद जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको कहा जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए देखो, ये जो हमारे पास v का फंक्शन है, इस v के फंक्शन को तुम्हें क्या करना है, dv, इसको लिखना तुम्हें dx/dt। ठीक है, बाकी v बराबर लिख लेना है। अब dx बराबर क्या लिखा जाए बोलो, v इंटू dt। ठीक है, और इसको तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब v का जो वैल्यू है, v का वैल्यू यहाँ से आप पुट करोगे, तो v का जो वैल्यू है इसमें जो वेरिएबल डाटा है उसको यहाँ पे रख करके तुम x फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, मतलब कहने का कि इसमें देखो फ्रिक्शन आते ही कम से कम 3-4 क्वेश्चन बन गए, और अगर फ्रिक्शन नहीं